आप सभी को नमस्कार। और कहना चाहता हूँ कि ज़मीन पर कभी भी मचान नहीं होता, ना हो सुर सदे तो कभी भी शास्त्रीय गान नहीं होता। अपनी मेहनत से अपनी हस्ती बनानी होती है, अंबेडकर बनना इतना भी आसान नहीं होता। और कहना चाहता हूँ कि आदरणीय गौतम जी सामने बैठे हुए हैं। सर, कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे भाई साहब ने बात छोड़ी मैं उससे थोड़ा सा आगे बात करता हूँ। मैं हास्य का कवि हूँ, मेरे से ज्ञान की बातों की तो अपेक्षा आप वैसे भी मत कीजिएगा कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ, मुरझा गया हूँ पर फूल खुशबू के लाया हूँ, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी, मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूँ। और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो मेरी तरह है। लेकिन अभी भी कुछ हाथ बड़े शांत है। देखे हूँ मैं, दिल्ली पुलिस के लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब ये हरियाणा के हैं? अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो मैं दिल्ली वाली पुलिस पे छोड़ सकता हूँ। मैं बता दूं, मैं आज इस क्षेत्र में गौतम सर मैं दूसरी बार आया हूँ। पहली बार मैं यहाँ के पुलिस स्टेशन में आया था, आया नहीं, बुलाया गया था। मैंने वहाँ पे इतनी कविताएं सुनी और पहली बार मुझे उन्होंने सुना जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी, पुलिस वालों ने। उस दिन मुझे पता चला कि यहाँ की पुलिस देती भी है। तो इन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। अब मैंने देखने के लिए कि कितने पैसे दिए हैं, उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा था। तभी पीछे से एक पुलिस वाले ने मेरी गुद्दी पकड़ी, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। गौतम जी 20,000 में बुलाया था, 4 लाख रुपए में छोड़ा। हालांकि आदरणीय दीपक गुप्ता जी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ भाई साहब, ये भारत के एकमात्र ऐसे कवि हैं। आइएगा, कुछ लोग आने के क्रम में हैं, आइएगा बैठिएगा। दीपक गुप्ता जी अभी जिन्होंने मेरे से पहले पढ़ा, आप सबको मैं बता दूं, ये भारत के एकमात्र ऐसे कवि हैं गौतम जी, जब तक रोज शाम को 2 कवि सम्मेलन ना कर लें इनका खाना नहीं पचता। और पहला कवि सम्मेलन खत्म होता है, आयोजक से बोलते हैं भाई साहब यहाँ का हो गया, दूसरे में जाओ, यहाँ का हो गया, दूसरे में जाओ। इनको ये लाइन बोलने की आदत हो गई, यहाँ का हो गया, दूसरे में जाओ, यहाँ का हो गया, दूसरे में जाओ। अब भाभी जी करवा चौथ पे पूजा कर रही थी, भाभी जी ने थाली घुमाई, भाई साहब के मुंह से निकला यहाँ का हो गया, दूसरे में जाओ। भाई साहब संजय जी और मैं अगले 15 दिन तक हिंदुराव हॉस्पिटल में इनके लिए दूध और केले लेके गए। हालात की बात होती है, आदमी कहां से। और बात मैं दीपक गुप्ता जी की इज्जत इस वजह से भी ज्यादा करता हूं क्योंकि जब ये 12वीं क्लास पास कर गए थे तो ये लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाके खड़े हो जाते थे, और जब लड़कियां कॉलेज से बाहर निकलती थी तो दीपक गुप्ता जी हमेशा बोलते थे कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ। इनके फरीदाबाद में अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे तो दीपक जी उस लड़के को बहुत मारते हैं और फिर लड़की से बोलते हैं कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनको लाइन बोलने की आदत है कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। घर वालों ने शादी करवा दी, अब सुहाग रात पे घूंघट उठाया और आदत से मत बोल, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और अब तालियां तो इस बात पे बजा देना कि शादी के 20 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। और मैं बता दूं गौतम जी, मैं यहाँ पास के मैं पास में जो होटल है इसी होटल में रुका हुआ था मैं, क्योंकि मेरे पास दीपक जी का फोन आ गया था कि विनोद इसी प्रोग्राम में आया। तो मैं बाहर से आया था एयरपोर्ट से, मैं इसी में रुक गया। तो मैं होटल के बाहर खड़ा हुआ था तो मेरे बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई थी। तभी वहां पे किसी व्यक्ति की पत्नी एक्सपायर हो गई, वो उसकी अर्थी लेके वहीं से जा रहा था होटल के आगे से। तो उस व्यक्ति ने रोना शुरू किया, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू। तो मेरे बगल में जो सुंदर सी लड़की थी उसने बोला, यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब ये बात उस रोते हुए आदमी के कानों में भी चली गई। अब उसने एक तकनीक लगाई, और अगर आपको लगे उसकी तकनीक बहुत अच्छी है तो एक बार तालियां बजा दीजिएगा। नहीं, सुनने के बाद उसने तकनीक लगाई, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू। अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। हालात की होती है भाई साहब, बाद में मैं सोचता हूँ, देखो महिलाओं, अभी भी कुछ महिलाएं हैं जो ताली नहीं बजा रही। हाँ, ये मेरा ही नंबर है सर। देखिए, ऐसे नंबर देने के 2 फायदे होते हैं, एक तो उस आदमी को नंबर मिल जाता है जिसको मिलना चाहिए, और एक हमें भी मिल जाता है जिसका नंबर मिलना होता है। तो मैं बड़ी सिंपल सी बात होता है, देखो अभी भी कुछ महिलाएं जो ताली नहीं बजा रही,
ये दिक्कत नहीं है सर। पिछले दिनों में नारनौल में कवि सम्मेलन में था, मैं था, यकीन मानिए मैंने कविता पढ़ी, मैंने गद्य सुना, मैंने पद सुनाया और यहाँ तक कि चुटकुला भी सुना दिया, पर अगली महिला मुझे घूर के देखने लगी। आखिर में मैं नीचे गया, मैं पैरों में पड़ गया, मैं कहा बहन जी आप हंस क्यों नहीं रही? बोली तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती। तो इसमें भी हमारी गलती। मैंने पूछा उसका भी मुंह चाहती है क्या? कह रहा हाँ बाबा रामदेव की एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा करनी। ये कहने वाली बात है भाई साहब, मैं बतलाता हूँ। और महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जब ये सास बनती है बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी मिलती, जब जेठानी बनते तो देवरानी अच्छी मिलती, जब नंद बनते तो भाभी अच्छी मिलती, जब भाभी बनते तो नंद अच्छी मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। मैं सच बता रहा हूँ, हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो ये बहुएं इसे कहते हैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी। तो जैसे मेरे 500 मंचों का तजुर्बा है, जैसे ये चुटकुला पढ़ के नीचे उतरता हूँ, कम से कम 4 नई नवेली बहुएं आके पूछती हैं भैया कौन से टूर एंड ट्रेवल से भेजी थी तुमने अपने साथ? तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। तो हालात वहीं पे ही है जी, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं सिंपल से दीपक गुप्ता जी बतला रहे थे। दीपक गुप्ता जी वो व्यक्ति हैं जो सुबह के 5 बजे तक, सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक ये व्यक्ति इतना सूफी रहता है, और शाम के 6 बजे के बाद ये व्यक्ति किसी अलग ही देश में पहुंच जाता है। ये पिछले दिनों एम्स हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने अपने ज्ञान देने के लिए क्लास बुलाई थी, दीपक जी भी बैठे हुए थे। तो डॉक्टर ने बोला देखो भाई, अब वहाँ पे सारे 55 से लेकर 60 के बीच के लोग थे। डॉक्टर ने बोलना शुरू किया देखिए अब आप सबकी एज 50 से ऊपर हो गई है, तो अब अपने शाम के दोस्त घटाइए, सुबह के दोस्त बढ़ाइए। शाम के दोस्त घटाइए, सुबह के दोस्त बढ़ाइए। दीपक जी खड़े होकर बोले अब इतनी सुबह सुबह कौन पिएगा? करना तो वही आदमी को जो करने के लिए बैठा हुआ है, इसमें वो किसी का ज्ञान नहीं। अच्छा देखिए पंक्तियां क्या होती है भाई साहब, मैं पंक्तियों से बतलाता हूँ। गौतम जी मैं एक छोटी सी बात बतला देना चाहता हूँ कि पंक्तियां क्या होती है। मैं 3 पंक्तियां पढ़ूंगा, चौथी पंक्ति मुझे पढ़नी नहीं पड़ेगी, सारी महिलाएं अपने आप समझ जाएंगी। पंक्ति देखना कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, तो हमने एक अच्छे नागरिक की ड्यूटी निभाई। हमने पूछा बहन जी आपका ऐसा क्या खो गया जो आपकी मानसिक स्थिति हिल गई है? बोली भैया जो सास पिछले कुंभ में खो गई थी ना। देखा, ये सब समझते भाई साहब। कुंभ का एक और नजारा देखिएगा कि विपक्ष का एक नेता मरकर पहुंचा। ये विपक्ष समझते हैं आप लोग? राहुल गांधी, हाँ वो देखो पिछले दिनों आंध्र प्रदेश चले गए भारत जोड़ो यात्रा में, जबकि वक्त उनका घर जोड़ो यात्रा का चल रहा था। वो आंध्र प्रदेश चले गए, तो आंध्र प्रदेश में वो भीड़ के बीच में से निकल के आ रहे थे राहुल गांधी जी। तो जहाँ पे बाबूजी बैठे हो, यहाँ पे एक आंध्र प्रदेश की महिला बैठी थी, उसको हिंदी नहीं आती थी। वो जैसे ही राहुल गांधी जी स्टेज की तरफ आ रहे थे, वो खड़ी हो गई और राहुल गांधी जी के सर पे हाथ रख के बोली ये इंडू वरकिने तुम्बा। अब अगला तो उत्साहित रहता है, स्टेज पे बोला बस बस अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला ये इंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक भाई ने हिंदी बताई, कह रहे भैया ये तुमसे कह रही है बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा। सच में पंक्तियां देखिए, पंक्तियां जागृत क्या होती है। मैं 4 पंक्तियां 3 पंक्तियां मैं पढ़ूंगा, चौथी पे आदरणीय दीपक गुप्ता जी कहते हैं विनोद असली कविता वो होती है जहां पे तुम एक जगह पे रुक जाओ और आगे की पंक्तियां अगर श्रोता तक पहुंच गई, श्रोता के मुंह से निकल गई, तो वो कविता का जादू है। सुनिएगा कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? तो लड़की ने जो जवाब दिया वो 4 पंक्तियों में बोली कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहाँ का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही वो तो खांसने वाला। देखो समझ आप रहे हैं लेकिन तालियां फिर भी नहीं बजा रहे। एक बात बोल देना चाहता हूं कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है, और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। और मैं वैसे तो मैं हमेशा एक एक्ट सुनाता हूँ मोटी लड़की की विदाई का, लेकिन आज जब वो स्टैंडिंग माइक नहीं है तो मैं एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ। वही सुना दे, कोई दिक्कत वही सुना दूँ? तो जब तक बॉडी पोस्चर नहीं दिखेगा तो कैसे करूँ? अच्छा एक बात मुझे बताइए, ऐसे आवाज आ रही है क्या आपके पास? कॉर्डलेस माइक दे दे। नहीं कॉर्डलेस माइक तो फिर एक हाथ तो लगेगा ही ना उसमें। ठीक है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं दिल्ली हरियाणा यूपी राजस्थान में जब भी लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है? कितने लोग ये प्रथा जानते हैं? एक बार हाथ उठा के बताइए। हाँ तो सभी जानते हैं। गौतम जी के बारे में मैं बतला दूं
राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई, लकोई में वैसे तो न जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी पड़ता है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो देख लेंगे मैं और दीपक गुप्ता जिस कुएं के पास गए, मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में सवाल विनोद पाल। फिर दीपक गुप्ता जी ने अपना नाम लिया दीपक गुप्ता, तो कुएं में सवाल दीपक गुप्ता। फिर हमने गौतम जी का नाम लिया, आदरणीय गौतम जी, तो भाई साहब कुएं में से कोई आवाज़ नहीं। हमें टेंशन हो गई, इतना बड़ा व्यक्ति तो इनका तो नाम आना चाहिए। तो बगल में एक बाबा था, मैंने बाबा से पूछा बाबा हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज़ है, जब हमने आदरणीय गौतम जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज़ क्यों नहीं? तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, दीपक गुप्ता का जवाब हो सकता है, आदरणीय गौतम जी का कोई जवाब नहीं है। तो सर आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैं हमने बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ से ले लीजिएगा दीपक जी, मैं 5 मिनट ले लेता हूँ सर। लड़की की विदाई का समय चल रहा है, आप में से सब जानते हैं लड़की की विदाई दूसरे में चलना बेटा। लड़की की विदाई का समय सर आपने मैं इसको बिल्कुल नहीं सुनाता। ये जब आदरणीय दीपक जी सुना रहे थे आपने बोल दिया कि पहला झूठा तो मंच पे खड़ा है, तो एक झूठा मैं भी हो गया, फिर उसमें कोई वो वाली बात नहीं। अब आप यहाँ से देख लीजिएगा लड़की की विदाई का समय चल रहा है। लड़की का वजन 150 किलो गौतम जी, और सबसे बड़ी दिक्कत लड़की का कोई सगा मामा ही नहीं है जो लड़की को लेके जाएगा। तो पंडित जी ने जैसे लड़की के बाप से बोला जजमान भाई लड़की को लेके जाओ, तो अब कोई सगा मामा तो था ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ के मंच के 2 व्यक्ति थे, एक आदरणीय संजय जी और भाई साहब का नाम और अशोक जी। तो संजय जी यहाँ खड़े थे और अशोक जी यहाँ खड़े थे। तो लड़की के बाप ने पहले संजय जी से बोला बेटे संजय उठा दे बेटा, बस थोड़ी देर की बात है, मैं लड़की को लेके चला जाऊँ। तो संजय जी तो वो व्यक्ति है जिसने उस लड़की को 35 किलो से 150 किलो होते हुए देखा। संजय जी तो वो व्यक्ति है जिसने उसको पार्क में रस्सी कूदते हुए देखा और जमीन में 2 फुट नीचे धंसते हुए देखा। तो संजय जी से जैसे ही बोला गया संजय बेटे उठे, तो संजय जी बोले वो मेरा तो पथरी का ऑपरेशन डॉक्टर बोल रहा था जरा सा झुकूंगा तो टक के अच्छा कोई बात नहीं। तो अशोक जी यहाँ पे खड़े थे, अशोक जी एक बार खड़े हो जाइए, जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार देख लेंगे प्लीज। नहीं ये दिखलाना जरूरी था ना, तो समझ में नहीं आता। तो अशोक जी यहाँ पे खड़े हुए थे, जैसे ही अशोक जी से बोला बेटे अशोक बेटे उठा दियो बता, तो अशोक जी 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी हूँ औरत। तो जैसे बोला बेटा अशोक उठाइए, तो अशोक जी 150 किलो के चक्कर में घबरा के जो बोले वो मेरा तो 7वां महीना चल रहा है, भारत में कुछ भी मुमकिन है। तो पीछे 40 किलो का व्यक्ति खड़ा था गौतम जी, उसे पता ही नहीं यहाँ पे क्या बातें चल रही है। वो पीछे सबसे कह रहा बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। वो 40 किलो का हो के ही बात बोला, उसे पता ही नहीं यहाँ पे क्या काम। वो कह रहा बाबूजी मेरे लायक कोई भी काम हो तो बताना। तो पीछे अपने गौतम जी खड़े थे, गौतम जी ने बोला बेटे यहाँ पे काम नहीं है, आगे चला जा काम ही काम। वो बोलते बोलते लड़की के बाप के पास आके बोला बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोले जा छुटकी को लेके जा। तो देखो जब तक उसने छुटकी देखी नहीं थी उसका बीपी कंट्रोल में था, उसका शरीर कांप नहीं रहा था और उसकी आवाज में हकलाहट नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने लड़की देखी उसके शरीर में ये तीनों चीजें हुई। कहाँ है अंकल जी पीछे? क्या करना अंकल जी? उठानी है अंकल जी, इसको उठाने में तो मैं और छुटकी ना आई हो, ये तो मुटकी है। पर सबने बोला नहीं बेटे देख अब तूने बोल दिया अब तुझे उठानी है। तो उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आई। पर अपने ये वाले बाबूजी जो पीले कुर्ते में बैठे हुए ये आए और इन्होंने सुल्तान फिल्म का गाना गाया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। इन्होंने गाया खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली। अब उस घर का आंगन इतनी दूर था जितना यहाँ से लेके बाहर का 1 नंबर के। वो लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि तभी लड़की के मन में फिर मम्मी के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोदी से उतर कर भाग के मम्मी कहती वापसी बात कर। लड़की का बाप बोला जा लेके, कह रहा ले क्या मतलब? ये 3 नंबर गेट तक तो लेके आ गया था, बस यहीं पे कह रहा दोबारा से उठा। दोबारा से उठाने की कोशिश की, नहीं उठ रही। तो अब की बार ये जो कुर्ते पजामे में बैठे हैं आदरणीय भाई साहब ये आए, इन्होंने मेरी जंग फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अनिल कपूर की मेरी जंग का भाई साहब ने गाना गाया जी
बीत जाएंगे। अब जिसने उठा रखे उसकी आवाज, अब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो, उसने अपना 40 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के शिक्षाएं देती है। जो शादीशुदा बहनी होती है वो शिक्षाएं देती है, कहते देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो। और नंद को वो बोला तुम लिख के दे दो, मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप बोला, भाई साहब इमोशनल मोमेंट, गौतम जी इमोशनल बाप बेटे की बाप बोला मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सी बच्ची सुनकर तो उसका खून सूख गया जिसने उठा रखी थी। बोला कौन सी बच्ची? करा फूल सी। करा तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट पर मेरी छाती पर फूल धरने वाले काम कर। लाड़ लाड़ में केक खिला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने गौतम जी उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का कोने में खड़े, और पत्नी अपने पति की हालत देख के बोली आज नहीं बचेगी, ये तो गए। उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ गया, बोला कौशल्या रो क्यों रही है? बोली एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये सारे लोग मिलकर ताली भी नहीं बजा रहे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ जिसने उठा रखी थी 40 किलो वाले ने, उससे भी 5 किलो कम, तो उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा बुआ से, तो वो जमीन पे लेट के उसी के पैर पकड़ लिए जिसने लड़की उठा रखी। बोली मैं मर जाऊंगी, मैंने छोरी से बहुत प्यार किया है, इसे यहीं पे उतारो, इसे मत लेके जाओ, मैं यहीं मर जाऊंगी, मैं यहीं। बोला देख यो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी थी। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो पंडित जी आए, बोला जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हो, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाओगे। वो बोला भाई महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दे। अब वो बिल्कुल गेट पे लेके पहुंच गया गौतम जी। अब उसको लगा कि बस अब तो लड़की उतरने वाली है। पीछे से फिर किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। कह रहा भाई मेरी सुपारी पारी ले रखी है के? अब लड़की की दादी है, लड़की की दादी ने रोना शुरू किया। कह रहा भैया ये तो ओपरा सिंगर है। कह भैया बुजुर्ग औरत सांस फूल रही है। किसी की उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने वो एक गाना गाया जो हर बूढ़ी औरत शादी में पीछे कोने में कहीं ना कहीं गा रही होगी, वो मेरी चिड़िया उड़ गई रे। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। बस दोस्तों एक बात कह के अपनी जगह पे जाना चाहता हूँ। देखिए इतना बड़ा पावन मंच से इतने विशिष्ट व्यक्ति की उपस्थिति है हमारे यहाँ पर, आप सब लोगों की। बस मैं वो 4 पंक्तियाँ आपके बीच में रखना चाहता हूँ। अगर हम नज़रिया बदलेंगे तो शायद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक नज़रिया कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है जीवन में। वही नज़रिया क्या है कि आप देखिए कि लड़कियों के प्रति आज भी लोगों की सोच नहीं बदली है। आज भी कहीं ना कहीं 1-2 केस सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन ये 4 पंक्तियाँ हम कवियों ने अपना फ़र्ज समझा। मैं 4 पंक्तियाँ सुना के अपनी जगह पे लेना चाहता हूँ। आपका ये महनीय कार्यक्रम ये बिल्कुल आगे तक चलता रहेगा। वो 4 पंक्तियाँ क्या हैं? हम अपने घर के बच्चों से, बेटों से ये 4 पंक्तियाँ बोले तो शायद आगे चल के नारियों के प्रति स्थिति बदल सकती है कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हैं हम। मैं खुद पुरुष होके मैं खुद अपने भतीजे तक को ये पंक्तियाँ सुनाता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तभी कहीं जाके देश सुधर सकता है। कि हम खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम, और अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम।